नमस्कार दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है गॉस की प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। पीछे हमने गॉस की प्रमेय में आने वाली छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझा दिया था और मैंने कहा था इसकी ज़रूरत आपकी गॉस की प्रमेय में पड़ने वाली है। आपको सबसे पहले गॉस ने कहा क्या था अपनी प्रमेय में, उन्होंने क्या कहा था ये अच्छे से समझ लेना होगा। जैसा कि पीछे हमने पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। जो मान हमारा आया था वो था फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि किसी भी पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है उस वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के बीच के कोण तथा उनके बीच का कोण, कौन कौन, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच के कोण के कॉस के गुणनफल के क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन गॉस ने अपनी प्रमेय के अनुसार इस फार्मूले में थोड़ा चेंज लाया। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, इसका मान पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश को किससे नोट करते हैं, क्यू से, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का मतलब गुणा, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। आप अच्छे से फिर से समझिए, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। आइए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले एक प्लस Q आवेश लेते हैं जो किसी बिंदु O पर उपस्थित है और जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे बंद पृष्ठ के माध्यम से ही वैद्युत फ्लक्स को प्रूफ करना है। इस घिरे हुए बंद पृष्ठ पर कोई एक बिंदु हमने लिया है जिसका नाम है P। इसी बिंदु P के माध्यम से हमें वैद्युत फ्लक्स को प्रूफ करना है। मान लेते हैं इस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव जिसकी दिशा बाहर की ओर है उपस्थित है तथा ये बिंदु O से R दूरी पर है और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्षेत्रफल अवयव से थीटा कोण पर उपस्थित है। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब आपको इसे आगे लेकर के चलना है। तो इसमें क्या है, आप अगर देखें कि दूरी भी पता है, यहाँ बिंदु P भी पता है, बीच का कोण भी पता है। अगर हम यहाँ पर जो पुराना फॉर्मूला है उसे अप्लाई करते हैं, क्या था पुराना फॉर्मूला हमारा कि फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो चूंकि हमने क्षेत्रफल थोड़ा सा लिया है इसलिए थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स भी होगा। लिखेंगे सबसे पहले इसमें क्या लिखना होगा ये भी सुन लीजिए। माना प्लस Q आवेश किसी बिंदु ऊपर उपस्थित है जो जिसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ है तथा इस बंद पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P है जिस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA है जिसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर है तथा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E भी बाहर की ओर है जो क्षेत्रफल अवयव से थीटा कोण पर उपस्थित है। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। क्या है कि बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ऐसा मैंने डी फाई क्यों लिखा, क्योंकि अभी तो फार्मूला मैंने तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लिखा था। क्योंकि अल्पांश अवयव लिया गया है, क्षेत्रफल थोड़ा सा लिया गया है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी थोड़ा ही बताया जाएगा। अब इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं
ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही रखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई का मान कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, जहाँ डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, और आर क्या है, त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या का वर्ग उसके क्षेत्रफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो उसका मान कितना आता है, एक रेडियन कोण, तब ये मान आपका हो जाता है डी ओमेगा। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हटा के क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। तो ये आपका डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब ये तो हमारे अल्पांश पृष्ठ के लिए आ चुका है, लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक, ये हमारा डी फाई इधर अवकलन है, उधर दूसरी तरफ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये भी आपको बताया गया था, और क्यू अपान 4πε0 और इंटू डी ओमेगा। सो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 4πε0, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4πε0, और डी ओमेगा का हम समाकलन करेंगे। और डी ओमेगा का समाकलन करने पर टोटल इसका घन कोण आएगा, और टोटल घन कोण का मान क्या होता है, 4π होता है। सो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू 4π से 4π कट जाएगा, बचेगा क्यू अपान ε0। अर्थात आप इसे सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू क्या बचा है, फाई ई इज इक्वल टू बचा है आपका क्यू अपान ε0, और यही थी गॉस की प्रमेय। अर्थात गॉस ने जो बात कही थी वो सत्य थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। इसकी जो दूसरी विधि है, आइए आपको दूसरी विधि भी बता देते हैं। मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, आर है, और जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। इस पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, इतना मानेंगे। उसके बाद गोले के किसी पृष्ठ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P उपस्थित है, तो इस बिंदु P का एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं जिसकी दिशा बाहर की ओर लंबवत होगी, तथा इस बिंदु पर चूंकि ये पूर्ण रूप से संपूर्ण गोला है, यहाँ पे कुछ तिरछा फिरछा नहीं है, इसलिए इसी सीध में वैद्युत क्षेत्र भी होगा। अर्थात यहाँ पे थीटा बराबर आपका कितना होगा, 0 अंश होगा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, चूंकि त्रिज्या r है, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब ई का मान तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है आपकी 1/4πε0 लिख देंगे यहाँ पे। E इज इक्वल टू 1/4π, चूँकि ε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। क्योंकि थीटा का मान 0 है तो कॉस शून्य का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि
चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब ये आपका बचा, ये तो हमारा आ चुका है किसकी वैल्यू, पूरे अल्पांश पृष्ठ पर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर इंटीग्रल बाई डी ए। तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, और इसका मान क्या आया 4πr स्क्वायर। तो 4π से 4π, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, बचा Q अपान एप्सिलॉन 0, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। यही है गॉस की प्रमेय। इसमें ज़्यादा झंझट आपको नहीं करना है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ, जो है गॉस के नियमों का अनुप्रयोग क्या है, गॉस के नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इससे रिलेटिव आपको कम से कम 3, 4, 6 अनुप्रयोग बताए गए हैं, जिसमें से हम आपको 6 के 6 अनुप्रयोग अगली वीडियो में, उसके बाद अगली वीडियो में, फिर से अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।